रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीठी को अपनी बहू चांदनी की हर समय लीची खाने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो हमेशा उसको ताने मारती रहती थी। लेकिन चांदनी को अपनी सास के तानों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो बस लीची ही खानी होती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मीठी तैयार होकर कमरे से नीचे आती है और देखती है चांदनी घर के हॉल में बैठी लीची खा रही थी। तभी मीठी उसके पास जाती है और कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है सुबह सुबह? माँ जी, आपका चश्मा कहाँ है? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं लीची खा रही हूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी सुबह सुबह लीची कौन खाता है नाश्ते के समय? माँ जी, पहले खुद नाश्ता कर लूँ तभी तो दूसरों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे ओ नालायक बहू, अपना पेट तो दिख रहा है, उसके साथ दूसरों का भी देख लिया कर। ला मुझे दे, मैं भी खाऊं, थोड़ा प्लेट भर के बैठी है। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे ही खाने के लिए है। और आप क्या करोगी लीची खाकर? इसमें स्वाद कहाँ होता है? तेरा पेट है या इंडिया गेट जो भरता ही नहीं है लीची के नाम पर? और स्वाद नहीं इसमें तो प्लेट भर कर बैठी है खाने। अगर स्वाद होता तो तू क्या करती? देखिए ना, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, अपनी लीची एंजॉय करने दीजिए। आप जाकर पूजा कीजिए। घर की बहू है तू, ये काम तुझे करना चाहिए, लेकिन तुझे अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं। तू भगवान के भोग और खाने का क्या सोचेगी? सही कहा माँ जी आपने, इन सब कामों के लिए आप हो ना। तुझे पता भी है तू ये प्लेट भरकर लीची खा रही है, ये कितनी महंगी है। माँ जी, अच्छी चीजें महंगी होती हैं और लीची कौन सा किसी मौसम में सस्ती है जो आज होगी। मैडम को खाने के लिए इतनी महंगी लीची चाहिए, मानो इसका बाप दहेज में देकर गया हो लाखों रुपए। ठूस ले, अकेले ही ठूस तू अपनी लीची, मैं जाती हूँ पूजा करने। मीठी इतना कहकर पूजा करने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद उसका बेटा समीर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और अपनी पत्नी चांदनी से कहता है, यार जल्दी नाश्ता दो, भूख भी लगी है। साथ ही बॉस का भी फोन आ गया, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, लेट हो रहा हूँ। जी वो मैं। तुम पागल हो क्या? क्या ये मैं कर रही हो बकरी की तरह खड़ी होकर? नाश्ता मांगा है, दुनिया का 7वां अजूबा नहीं। वो क्या है ना समीर जी, नाश्ता नहीं बना है। यार सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक नाश्ता नहीं बना तो क्या आफ्टरनून में नाश्ता देने का इरादा था क्या? एक काम होता है मॉर्निंग में जल्दी का, वो भी तुमसे नहीं होता। कहाँ बिजी थी आप मैडम? नाश्ता ना मिलने पर समीर चांदनी से उसका कारण पूछ ही रहा होता है। तभी उसकी माँ मीठी वहाँ आती है और कहती है, बेटा ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ, नाश्ता क्यों नहीं बना। बताइए माँ, आप ही बोलिए, ये तो सिर्फ मैं कर रही है। बेटा बहू को सुबह सुबह लीची खाने से फुर्सत नहीं मिली होगी, इसलिए इसने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। और जब मैंने इसे खाने के लिए मांगा तो इसने मुझे भी नहीं दी। क्या चांदनी, तुम बच्ची हो क्या? किसी चीज के लिए इतना पागलपन भी ठीक नहीं। ऐसे तुम दूसरों के साथ करोगी तो लोग सोचेंगे तुम्हें खाने को ही नहीं मिलता। भर गया मेरा पेट ऐसे ही, चलता हूँ मैं। समीर इतना कहकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है और चांदनी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक रोज समीर चांदनी को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए कॉफी शॉप में लेकर जाता है। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वेटर सबके लिए कॉफी लेकर आता है, जिस पर चांदनी अपने पति समीर से कहती है, मुझे लीची का जूस पीना है, कॉफी नहीं पीनी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कॉफी शॉप में तुम्हें लीची का जूस कहाँ से मिलेगा? कम ऑन, सेंस है तुम्हारे पास? या उसे भी लीची की दुकान पर ही छोड़ाई हो? हर वक्त लीची लीची। मेरे पास बहुत दिमाग है, एक तो कभी बाहर लेकर नहीं आते और जब लेकर आए हो तो मुझे मेरा फेवरेट लीची का जूस पीना है, वरना कुछ नहीं पीना। तुम्हारी पसंद है बस ये लीची, पूरे दिन बस लीची। अब कॉफी शॉप में तुम्हें लीची कहाँ से ला कर दूं? मुझे लीची का जूस अभी चाहिए तो मतलब चाहिए। तुम पागल हो, मैं नहीं। मुझे तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। समीर और चांदनी आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी उसके दोस्तों में से उसका अजय नाम का दोस्त हंसते हुए बोलता है, भाई ये गलत बात है, तुझे भाभी को उनकी मनपसंद चीज खिलानी चाहिए। भाभी सही कह रही है, उन्हें लीची का जूस पिला दे। तू तो चुप ही रह, मुझे पता है तू क्यों बोल रहा है। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। भाई तू गलत समझ रहा है, अब उनको लीची का जूस पीना है तो हमें लगता है तुझे उन्हें पिलाना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? बताओ, मुझे लीची का जूस पिला रहे हो या नहीं? चांदनी की बात सुनकर सभी दोस्त मिलकर समीर का मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर वो गुस्सा होकर चांदनी को लेकर घर वापस आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं।
तभी एक दिन मीठी की पड़ोसन अमीना उसके घर आती है और कहती है, मीठी, आज मैंने अपने घर में एक पूजा रखी है, उसी का न्योता देने आई हूँ। पूजा? आज कुछ है क्या? हाँ मीठी, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तो सोचा उसी बहाने घर की शांति के लिए पूजा भी रख लूँ। बहुत अच्छा किया अमीना, तुम चिंता मत करो, हम समय से आ जाएंगे। मीठी, अपने साथ अपनी बहू को भी ले आई हो, बेचारी अकेले घर में क्या ही करेगी, वो भी पूजा में शामिल हो जाएगी। जो घर में पूजा नहीं करती वो किसी और के यहाँ पूजा में क्या आ जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है वैसे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अमीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे खड़ी चांदनी अपनी सास मीठी के पास आकर कहती है, माँ जी, आपने झूठ क्यों बोला आंटी जी से कि मेरी तबीयत खराब है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उनसे क्या बोलूं कि मेरी बहू को लीची खाने के सिवा और कोई काम नहीं आता और उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता उसे। जो अपने घर में पूजा नहीं करती वो दूसरों के घर में पूजा करने क्या जाएगी? माँ जी, आपको बड़ी दिक्कत है मेरी लीची खाने से, लेकिन साथ ले जाने से तो नहीं है ना? मुझे भी चलना है आपके साथ। तो दूसरों के घर पूजा में जाने के लिए इतनी खुश क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ प्रसाद में फल मिलेगा और फल में लीची मिलेगी खाने में। आज मजा आ जाएगा। बोल, कहाँ खो गई तू? माँ जी, आपकी बात समझ आ गई। मैं रोज घर में पूजा करूँगी, अब तो ले चलो। ठीक है। मीठी इतना कहकर अपनी बहू चांदनी के साथ अपनी पड़ोसन अमीना के घर पूजा में जाती है, जहाँ प्रसाद में फलों के साथ लीची रखी देखकर चांदनी के मुंह में पानी आने लगता है और उससे रहा नहीं जाता, जिसके चलते वो थोड़ी देर बाद लोगों की नजरों से बचकर प्रसाद के फलों में से सारी लीची चुराकर एक कोने में बैठकर खाना शुरू कर देती है। तभी अचानक अमीना की नजर चांदनी पर जाती है और उसको ऐसे चोरी से खाते हुए देखकर वो कहती है, हे भगवान, इसने तो लीची खाने के चक्कर में पूरा प्रसाद ही झूठा कर दिया। बताओ, ऐसा भी क्या लालच? अमीना, तुम मेरी बहू को ऐसे नहीं बोल सकती। बोलना क्या है मीठी, दिख ही रहा है। अरे इतना तो बच्चों को भी पता होता है कि पूजा खत्म होने से पहले प्रसाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन तेरी बहू तो ऐसे लीची खा रही है जैसे कभी मिली ही ना हो। माना लीची बहुत महंगी है, लेकिन कौन सा तेरी 2-4 बहू है जो तू उसे अच्छे से खिला पिला नहीं पा रही। अमीना, तू बहुत बोल रही है। तूने यहाँ पूजा में बुलाया है या हमारी बेइज्जती करने के लिए? बेइज्जती तो तेरी बहू ने करवाई है, ऐसे चोरी से लीची चुरा कर। पक्का तू इसे लाकर नहीं देती होगी, महंगे है ना इसलिए। अमीना की बात सुनकर सभी आस पड़ोस के लोग मीठी पर जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगते हैं। सबको इस तरह से अपनी सास का मजाक उड़ाते हुए देखकर चांदनी को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है। तभी वो घर आकर अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नादानी और बचपने के चलते आज आप सबका मजाक बनवा दिया मैंने। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं वादा करती हूँ लीची खाने की आदत के चलते फिर कभी आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करूँगी। अपनी गलती के लिए माफी मांगकर चांदनी अपनी लीची खाने की आदत को कंट्रोल कर लेती है और सब ठीक हो जाता है। ओए, रुक क्यों गए? मुझसे शर्मा रहे हो क्या? नखरे करना बंद करो ना यार। यू नो आई लव यू। प्लीज बरसो, इतना बरसो कि रुकने का नाम ही मत लो। नहीं बरसोगे ना? ओके, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। डिम्पल को इस तरह से बारिश में भीगते हुए उससे बातें करते हुए एक लड़का कार में बैठा बैठा देख रहा होता है और खुद से कहता है, हाय, ये लड़की सीधा दिल में उतर गई। मुस्कुराते हुए इतनी सुंदर लग रही है ना, मैं भी इसके साथ भीग लूं क्या जाकर। वो अपनी कार से बाहर भीगने जाता ही है कि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे हॉर्न बजाते हैं, क्योंकि रोहित उसको देखने के चक्कर में कार को बीच में ही रोक देता है, जिस वजह से जाम लग जाता है। और जैसे ही वो कार आगे करके बाहर निकलता है कि अचानक से डिम्पल गायब हो जाती है और रोहित वापस कार में बैठकर चला जाता है। मॉनसून का सीजन था, जहाँ देखो वहाँ लोग बारिश में कहीं न कहीं एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग अपने सर पर पन्नी रखकर बारिश के पानी में चल रहे हैं, तो कुछ लोग बारिश में भीगते हुए भुट्टा खा रहे हैं और वहीं साइड में चाय की टपरी पर लोग गरम गरम अदरक वाली चाय भी पी रहे हैं। इसी ठंड में कांपती हुई डिम्पल चाय वाले को कहती है, भैया जरा एक अदरक की मसाले वाली चाय देना। ये लो बिटिया। भैया चीनी कम तो डाली है ना? अरे गुड़िया, तुम हमारी रोज की ग्राहक हो,
सब कुछ वैसे ही बनाया है जैसे तुम्हें पसंद है। रोहित उसी जगह से अपनी कार से गुजर रहा होता है कि उसकी कार बारिश के पानी की वजह से रुककर खराब हो जाती है और वो बाहर निकलकर अपनी कार को एक किक मारता है, लेकिन तभी उसे डिम्पल दिख जाती है और मुस्कुराते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है, साथ ही उसे निहारता रहता है। तभी चाय वाला उससे कहता है, अरे भैया आपको क्या चाहिए? अरे बताइए रे भाई साहब, क्या देख रहे हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं। चाय वाला आवाज लगाकर उससे पूछता है, लेकिन वो तो बस डिम्पल को ही देखता रहता है। ऐसे में डिम्पल की नजर उस पर पड़ती है और वो सीटी बजाकर उससे बोलती है, अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कब से अंकल तुमसे कुछ कह रहे हैं। वो सॉरी, मैं कुछ सोचने लग गया था। अरे आप तो बहुत भीग गए हो। यहाँ खड़े हो जाइए और लीजिए गरम गरम चाय पीजिए। हाँ अंकल बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, एक बार इनके हाथों की चाय पियो, रिफ्रेश हो जाओगे। आप इतना कह रही हैं तो जरूर पीऊंगा। अंकल एक इलायची मारकर चाय दीजिए। इस तरह बारिश रुकने तक दोनों चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और शायरियाँ करते हैं। चाय के नशे का आलम तो कुछ यूं है गालिब, कोई राय भी दे तो अदरक वाली बोल देते हैं। अच्छा जी, मुझसे बेहतर शायरी नहीं कर सकते आप चाय पर। ऐसा है तो सुनाइए। अर्ज किया है, आज फिर चाय की मेज पर हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए और केतली देखते रह गई। अरे वाह वाह भाई, वाह वाह, कमाल कर दिया आपने तो। काफी अच्छी शायरी कही है आपने। जब मैं कमाल की हूँ तो शायरी भी तो कमाल की ही होगी ना। हाँ वो तो है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी नहीं, अगर जानना है तो खुद पता लगाओ। हिंट दे सकते हो, जहाँ हो स्माइल के गड्ढे, वही है मेरा नाम। पहचानो मुझे और कर दो चक दे फट्टे। ओह, जहाँ हो स्माइल के पास गड्ढे, वही है तुम्हारा नाम। हाँ मिल गया जवाब। तो बताओ। तुम्हारा नाम डिम्पल है, am I right? बिल्कुल सही समझे, इंटेलिजेंट हो। सो मैडम आपका नाम गैस किया है मैंने, बदले में क्या मिलेगा मुझे? जो तुम बोलो। ऐसा मौका हर किसी को सिर्फ एक बार मिलता है। ओह रियली? तो तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा एक दिन। ओके, तो कल मिल जाना यहीं पर। ऐसे ही उन दोनों की बातें शुरू हो जाती है और अगले दिन दोनों एक दूसरे को चाय की टपरी पर ही दोबारा मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं और डिम्पल के कार में बैठने के बाद रोहित गुनगुनाते हुए कार ड्राइव करता है, साथ ही उससे पूछता है, एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ ना, तो तुम क्यों बैठी हो मेरे साथ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसे वैसे लड़के नहीं हो। इतना तो पहचानती हूँ मैं लोगों को। तो कैसा हूँ? अच्छे हो, अच्छी खासी बॉडी भी है। नहीं यार, इतना अच्छा भी नहीं हूँ। क्या फायदा, कोई लड़की किस भी नहीं करेगी। अरे तुम अच्छे हो, करेगी ना, जरूर करेगी। सच में करेगी? पागल हो तुम, नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम रोहित है। चलो हम अपनी जगह पर पहुँच गए। इतना बोलकर दोनों कार से निकलते हैं और गार्डन एरिया की तरफ आ जाते हैं, जहां एक छोटा सा लेक भी होता है। दोनों वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वैसे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बारिश। बारिश को एंजॉय करना मुझे बहुत पसंद है। ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। इसके अलावा बुद्धू? तुम्हें कैसे पता? सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। नहीं प्लीज अभी बताओ ना। तुम्हारे लिए एक गाना है। अच्छा सुनाओ। जब मैं बादल बन जाऊं, तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें, तुम मेरा दिल बन जाना। रोहित। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में एक आदमी गरम गरम भुट्टे साइड में बेच रहा होता है और डिम्पल भागकर उसके पास जाती है और 2 भुट्टे खरीद लेती है, जिसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश में भुट्टा खाते हैं। लेकिन डिम्पल पेड़ के नीचे से हटकर बारिश में भीगकर भुट्टा खाने लगती है, तो रोहित उससे बोलता है, अरे यार, भीगकर बीमार पड़ जाओगी, भीगो मत डिम्पल। अरे रोहित तुम भी इधर आओ ना, देखो कितना मजा आ रहा है। नहीं डिम्पल। अरे आओ ना, इस मौसम को हम साथ में एंजॉय करेंगे। डिम्पल, यू आर सच अ मैड गर्ल। इस तरह दोनों बारिश में नाचने लगते हैं, एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं, कीचड़ में भी खेलते हैं
तभी फिसलकर डिम्पल गिर जाती है और रोहित उसे अपना हाथ देकर उठाने की कोशिश करता ही है कि डिम्पल उसे जानबूझकर अपने साथ कीचड़ में गिरा लेती है। रोहित डिम्पल के ऊपर गिर जाता है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ हंसने लगते हैं। तभी रोहित कहता है, तुमने जानबूझकर गिराया ना मुझे? तो क्या हुआ रोहित, लाइफ में कभी कभी तो फन करना चाहिए ना। देखो लग गई ना सर्दी, अब चलो कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, मजे आ रहे हैं। और मॉल ले जाकर एक नई ड्रेस दिलाता है और डिम्पल की ड्रेस चेंज करने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और रोहित उसे आधे रास्ते तक ड्रॉप कर देता है और फिर बोलता है, डिम्पल हम फिर कब मिलेंगे? जब ये बारिश दोबारा रिमझिम करेगी तब। फिर तो इस बारिश को दोबारा रिमझिम करनी ही पड़ेगी। अच्छा बाय। ऐसे ही जा रही हो क्या? ओ नो, हवा के झोंके की तरह आई और चली गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मिलोगे ना डिम्पल, तुम्हें अपना बना लूंगा। दिन बीतते जाते हैं, दोनों फिर से एक दूसरे से बार बार मिलते हैं और उस टाइम भी बारिश होती है। दोनों बारिश में भीगने लगते हैं और उनका एक साथ बिताया हुआ वो पल उन्हें और भी ज्यादा करीब ले आता है, जिससे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहित उसे सीसीडी ले जाता है और खुद कॉफी ऑर्डर करने के लिए चला जाता है। ऐसे में डिम्पल खुद से बोलती है, आज तू बोल दे डिम्पल that you love him। ये बारिश ही तो है जो हमें बार बार मिलाती है और इस बारिश से भी मुझे बहुत प्यार है। पीछे खड़ा हुआ रोहित डिम्पल के दिल की बात जान लेता है और वहीं उसे प्रपोज करने का प्लान बनाता है। डिम्पल को आंखें बंद करने के लिए बोलकर वो उसके आगे एक केक लाता है, जिस पर आई लव यू डिम्पल लिखा होता है। साथ ही दो लड़के साइड में गिटार बजाने लगते हैं और डिम्पल का हाथ पकड़कर रोहित अपने घुटनों पर बैठकर उससे बोलता है, आई लव यू डिम्पल, आई लव यू सो मच। पहली नजर का प्यार हो गया था मुझे। तुम पूछ रही थी ना कि कैसे पता चला मुझे, तो मैं पहली बार सड़क पर भीगते हुए बारिश को एंजॉय करते हुए देखा था मैंने तुमको। सच रोहित, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू टू रोहित। इस तरह वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वक्त बीतता जाता है, दोनों मिलने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद अपने अपने घर वालों को बताकर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी भी बारिश की बूंदों में संपन्न होती है और इस तरह वो दोनों अपनी लव लाइफ को मिलकर एंजॉय करते हैं। पायल खाना बनाकर अपनी बहू मधु को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, बहू खाना बन गया, आके खा ले। उसके बाद तुझे दवाई भी तो खानी है ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी सास की आवाज सुनकर मधु खुद से कहती है, एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से माँ जी चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर दर्द और बढ़ा रही है। मैं जल्दी से चली ही जाती हूँ। इतना बोलकर वो अपना सर एक कपड़े से बांध लेती है और बाहर जाकर अपनी सास से बोलती है, क्या माँ जी आपको नहीं पता कि मेरे सर में कितना दर्द है, फिर भी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। अरे मेरे मायके में किसी को पता चल जाता था ना कि मेरे सर में दर्द है, तो मेरी माँ किसी को चू भी नहीं करने देती थी। और अब आपका बस चले तो आप तो डीजे लगवा दे घर में। अगर आपकी बेटी तनु के सर में दर्द होता ना तब पता चलता आपको। बहू तेरे सिर में दर्द है ना, तो तू दवाई खाकर ठीक हो जा, बस यही चाहती हूँ मैं। अपनी सास को ताने देकर वो खाना खाती है और खाना खाकर दवाई लेकर कुछ ही देर के बाद जाकर सो जाती है। शाम को उठने के बाद मधु अपना फोन चलाते हुए अपनी सास से बोलती है, वैसे लंच आपने अच्छा बनाया था माँ जी, पर मेरी माँ के खाने के आगे फीका ही है। तो बहू तू अपनी माँ को बुला ले, वो तेरे लिए खाना बना देगी। वो क्या है ना माँ जी कि मेरी माँ आपकी तरह सारा दिन घर में नहीं पड़ी रहती। वो मेरी भाभी के साथ घर के कामों में मदद करवाती है, फिर उन्हें स्कूल भी जाना होता है। ओफो, मैं भी किससे बोल रही हूँ जो आज तक घर के बाहर ही नहीं गई। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और शाम को जब उसका पति अक्षत घर आता है, वो अपने पति को ताने मारते हुए उससे बोलती है, अरे मुझसे अच्छा पति तो उस सोनी केके को मिला है। उसका पति कितना अच्छा है, हफ्ते में 2 बार तो उसे बाहर घुमाने ले जाता है। और मेरा पति मुझे बाहर से कुछ खाने को नहीं लाके देता। खैर ताने मारने की तो आदत है तुम्हारी,
पर ये केके का मतलब क्या होता है? केके यानी कुत्ती कमीनी। और वैसे भी अगर अब मैं तुम्हारे घर वालों के सामने ऐसे बोलूंगी तो फिर कहेंगे कि बहू में तो संस्कार ही नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये जरूर सिखाया है कि पति को ताने कैसे मारते हैं, क्यों? इतना बोलकर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और मधु अपना गुस्सा निकालने के लिए उसको बाथरूम में बंद कर देती है। ऐसे में अक्षत बाथरूम के अंदर से बोलता है, ताने मारने के साथ साथ अरे ये कौन सा नया ड्रामा सीख लिया है तुमने? ताने सुनने के काम करोगे तो ताने ही दूंगी ना। अब सड़ते रहो अंदर बाथरूम में। पर जान, मैं तो फ्रेश होकर तुम्हें बाहर ले जाने वाला था ताकि तुम मुझे कभी ताने ना दे सको, पर कोई बात नहीं, जब तुम्हें जाना ही नहीं है तो। उसकी बात सुनकर वो तुरंत दरवाजा खोलती है और अपने पति से बोलती है, रहने ही दो, मुझे पता है तुम मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाने वाले, और अगर ले भी गए ना तो आ जाके कहाँ ले जाओगे? बस एक ठेले वाले के पास और बोलोगे बेबी आज पैसे कम है, आज यहीं से खा लो, फिर कभी तुम्हें होटल ले चलूंगा। इतना कहकर वो नाराज होकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते समय के साथ मधु के ताने भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और मधु अपनी सास के पास आती है और उसको कुछ पैसे देकर उससे बोलती है, माँ जी ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए और आज सब्जी इन्हीं से ले आइए। बहू, आज मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तू आज रहने दे, मैं कल ले आऊंगी। और कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी दवाई ले आऊं। एक आप हैं जिनसे इस उम्र में काम नहीं होता, और एक सामने वाली सुमी आंटी है, अरे 80 साल की है फिर भी सारा काम कर लेती है, और एक आपका वो निठल्ला बेटा, अरे इतने पैसे भी नहीं कमाता कि मैं ढंग से उड़ा पाऊं। अब बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास, आपको खर्च करने हैं तो करो, वरना मुझसे मत कहो। अपनी बहू की बातें सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब रात को अक्षत घर आता है तो वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। पायल उसे सारी बातें बता देती है, जिस पर अक्षत अपनी माँ से बोलता है, आप मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास, आपको बहुत तेज बुखार है, और मधु की बातों को दिल पर मत लेना, उसकी आदत है ताने मारने की। और आपको पता है मेरे घर आते ही उसने ही मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया है। माँ, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चल पागल, तू क्यों माफी मांगता है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता बहू की कैसी आदत है? इतना बोलकर पायल अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसको दवाई देकर कुछ ही दिनों के लिए आराम करने के लिए बोल देते हैं। और अक्षत अपनी माँ को लेकर घर आता है और उन्हें आराम करने के लिए बोल देता है। अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनकर तनु अगले ही दिन अपने मायके आ जाती है, जहां अपनी ननंद को देखकर मधु उसको ताने मारते हुए उससे बोलती है, जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। भाभी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और रही बात मायके आने की, तो मुझसे ज्यादा तो आप अपने मायके में पड़ी रहती हैं। जब दिल किया तब पहुँच जाती हैं मायके, और जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर तनु अपनी माँ के कमरे में उनसे मिलने चली जाती है और अपनी माँ की देखभाल करने लगती है। समय के साथ पायल की तबीयत भी ठीक होने लगती है। ऐसे ही एक दिन मधु आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है और पायल किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तनु अपनी माँ के पास जाती है और मधु को सुनाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज में अपनी माँ से बोलती है, हटिए माँ, आज मैं खाना बनाती हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझ में ना आपके संस्कार हैं, मैं भाभी की तरह नहीं हूँ। अपनी ननंद की ये बात सुनकर मधु किचन में जाती है और अपनी ननंद को ताने मारते हुए उससे बोलती है, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बड़ी संस्कारी हो। तुम्हारी सास ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं तुम्हारे जाने के बाद। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चीज हो। हाँ, मेरी सास बनाती है खाना, पर मैं उनको बनाने नहीं देती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं। मैं आपकी तरह मुसीबत देखकर मायके नहीं भाग जाती हूँ, और न ही आपके घर वालों की तरह ना मेरे घर वालों ने मुझे लोगों को ताने मारना सिखाया है।
देख रही है ना माँ जी, आपकी बेटी आप ही के सामने कैसे मुझे सुना रही है और मेरी माँ के बारे में बोल रही है। तनु, मैं तुमसे कह देती हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी माँ के बारे में बोलो। माफ करना भाभी, अगर मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुंची हो। आप खुद तो सोचो, जब आप अपनी माँ के बारे में नहीं सुन सकती, आप बिना किसी गलती के ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? अरे आप भी तो अपनी सास को माँ समझ के देखो। मैंने जो भी आपको बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आप भी अपनी गलतियों के बारे में जरा सोचिएगा। तनु की बातें सुनकर मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो लोगों को ताने मारना हमेशा के लिए बंद कर देती है। साथ ही अपनी सास, अपने पति और ननद से माफी भी मांगती है और अपने परिवार के साथ एक बार फिर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।